भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और सोनाली पाठक का नमस्कार। सोनाली तो ये बताओ कि आज जो मौसम है वो तो बड़ा खूबसूरत सा हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारी बातों से और कैसे खूबसूरत हो रहा है, इस बारे में भी तो बात कर ली जाए। वो तो है कि बातें जो हम छेड़ते हैं और उसके साथ में अगर सुंदर गीत हो तो वो तो मौसम अलग ही एकदम से खुशगवार सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन आज तुम दोस्ती की बात करने वाली हो, और दोस्ती और रिश्ते मतलब काफी जो दिल के नजदीक बातें होती है ना, उनकी बातें होती है ना। तो भाई आज दोस्ती है तो उसमें कभी कभी तुलना भी आ जाती है ना। बिल्कुल। और फिर वो दोस्ती में थोड़ी सी या फिर अन्य रिश्तों में खटास भी आ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तुलना एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा भाव है जो कि हमेशा मतलब ये बताता है कि सामने वाले के जो तुलना कर रहा है उसके मन में दोनों लोगों के लिए जगह है। फिर वो मजबूती, वो नजदीकी कैसे आ सकती है भाई, जब पहले ही कह दिया कि गुलाब से ज्यादा सुंदर कमल का फूल लग रहा है, तो फिर अब गुलाब तो गुस्सा मानेगा ही, गुस्सा मानेगा और फिर अपने कांटे भी चुभो सकता है। मतलब तुम कांटों की भी बात कर रही हो, क्योंकि खटास है ना, तो फिर कांटे होते हैं। लेकिन देखो ना, खटास जो है वो अगर संतुलन में रहे तो उतनी बुरी नहीं लगती। वो तो है। मतलब अगर खटास को भी हम थोड़ा सा मीठी चाशनी में डुबो के, और थोड़ा सा उसको चटपटा बना के परोसे, लेकिन अब व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना। नहीं, व्यंजन की बात नहीं होगी। पर ऐसा है ना कि जैसे रिश्तों में खटास आ गई तो हमारा कभी कभी मन भी दुखी हो जाता, और मन दुखी हो गया तो हमारा तन भी दुखी हो जाता। तो फिर उसके लिए है ना त्रिफला। मन के साथ साथ तन का भी ख्याल रखता है त्रिफला, क्योंकि वात पित्त कफ के दोष हमारे कितने साथियों ने बताया है कि इनको नियंत्रित करता है। और आज बहुत खास तारीख है, आज है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, यानी आज ही के दिन शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। जी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। और मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में, उस समय बॉम्बे कहा जाता था जी, उस 8 अगस्त को ही 1942 में गांधी जी ने इस आंदोलन की घोषणा की थी जी। और इस आंदोलन में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हो गए थे, और बहुत देशव्यापी रूप फिर इसने लिया था, और जगह जगह फिर प्रदर्शन हुए थे, तमाम सारी घटनाएं हुई थी। तो बहुत बड़ा वृहद आंदोलन बन गया था ये। और भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, और इस आंदोलन में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी लोग जानते हैं। देखो, हमारे एक साथी ने लिखा है कि द्वितीय युद्ध के बाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। यूसुफ मेहर जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगाया था। पश्चिम और पूर्व की जनता सक्रिय हुई थी, और 9 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी। तो घोषणा की हुई थी आज, और शुरुआत ये इन्होंने बताया है ऐसा। जैसा कि हमने कहा कि देश भर में इस आंदोलन की लहर दौड़ गई थी, और सभी ने माना कि अब इस आंदोलन में भाग लेना और इस आंदोलन का हिस्सा बनना उनका प्रमुख कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, ऐसा आम लोगों ने भी माना। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि मेरे जन्म से 9 साल पहले, मतलब साल 1942 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध में उलझे इंग्लैंड को क्विट इंडिया मूवमेंट द्वारा भारत छोड़ने का अल्टीमेटम गांधी जी द्वारा मुंबई में दिया गया, जो भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसके फलस्वरूप आज हम आजाद भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसा कोई कार्य विचार करना छोड़ दीजिए जो हमारे देश की प्रगति में रुकावट पैदा कर सकता हो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कुछ गीतों की पंक्तियां पिरोते हुए इन्होंने अपना संदेश बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। तो जैसा कि हमने कहा कि कुछ जो कार्यकर्ता उस समय कुछ बच्चों ने देखा, छोटे बच्चों ने इस घटना को देखा, कुछ युवाओं ने देखा, कुछ किशोरों ने देखा और सभी इस आंदोलन से प्रभावित हुए। बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद भी हुए थे, जिनमें मुकुंद काकती, मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, कुशल कोवर, भोगेश्वरी पुकनानी और अन्य कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए थे। फिर वर्ष 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती जब हुई थी तो उसे चिन्हित करने के लिए ₹1 का स्मारक सिक्का भी जारी किया था। और हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। सोनाली, देखो, जब रिश्तों में खटास की बात होती है तो हमारे दोस्त क्या लिखते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। भाई, ये तो गाना है, आगे सुनना। वादा करते हैं रिश्तों में खटास आ जाए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये बहुत प्यारा वादा है। और अगर कुछ खटास आ भी जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। नजरअंदाज कर सकते हैं, मिलजुल के आपस में बैठ के सुलह करके भी हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। देखो ना, हर रिश्ता अपने आप में एक खूबसूरत सा एहसास लेकर आता है और अगर तुलना की कड़ी धूप पड़ती है तो ये रिश्ता मुरझाने लगता है। हर इंसान में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो परिपूर्ण हो। ये तो आपने बहुत सही बात कही, पर अक्सर आम लोगों में ये आदत होती है कि उस इंसान की 100 अच्छाइयों को हम अनदेखा कर देते हैं, पर उसकी एक बुरी आदत हमें नजर आने लगती है और बस शुरू हो जाती है तुलना। देखो, हमारे एक साथी ने लिखा है ना कि कई बार हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो अच्छे भले रिश्ते में गांठ डालने का काम करती हैं, जिनमें से एक है तुलना। तुलना रिश्तों के लिए जहर समान है। जिस तरह हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही इंसान भी एक जैसे नहीं होते। इस नकारात्मक तरीके से या फिर ताने कसते हुए हमारे अपनों की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो हमारे अपने को बुरा लगता है और साथ ही हमारे स्वभाव के कारण फिर सामने वाला व्यक्ति भी हमारी कमियां गिनाने लगता है। इससे दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती है और उनके बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान के जीवन में रिश्ते एक दूसरे को बहुत भरोसा देते हैं और एक बहुत ही खास रिश्ता बनाते हैं। इंसान के जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कि भाई और बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता, दोस्तों और तरह तरह के रिश्ते होते। एक बार इसमें मनमुटाव हुआ या खटास आ गई तो ये जीवन भर का नासूर बन जाता है। हमारे साथी ने लिखा है। हमारे साथी ने लिखा है। अच्छा, तो इसलिए शुरू में जब भी रिश्ता नया होता है तो ये आदतें हो सकता है कि बुरी ना लगे तुलना करने की, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है तो उनकी आदत नागवार हो जाती है और फिर भलाई इसी में है कि हम उस इंसान को जैसा है वैसे ही स्वीकारें। मतलब अगर हम ये सोचें कि इसके अंदर ये हो जाए, एक जरा सी इसकी कमी है, ये और हो जाए तो क्या बात है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बस जरा सा उसमें खाना बनाने के साथ साथ थोड़ा घर की जो किचन की सफाई है उस पर भी ध्यान दे लो तो क्या बात है। एक तरीका ये हो गया कहने का, और एक तरीका ये हो गया कि खाना बनाती हो तो क्या बड़ी बात, उसको देखो खाना भी बनाती, किचन भी साफ करती है और बाहर नौकरी भी करके आती है। तो बस यहीं पे बात जो है खराब हो जाती है, खटक जाती है, बहुत बुरी तरह खटकती है। तो इसलिए तुलना करके रिश्ते में खटास ना आए। जब जैसे तुलना कर, यानी इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है ना राजुल जी कि कहीं जानबूझ के नहीं बोलता, उसके पीछे उसका उद्देश्य भी होता है कि चलो कुछ अच्छी बातें हमारा जो अपना है वो सीख जाए, पर उसके कहने के भी कई तरीके हैं। ऐसे डायरेक्टली ऐसे तुलना करने के बजाय अगर उसे प्रेम भाव से समझाए कि नहीं इसके साथ ये भी करे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, हमारे साथी ने लिखा है ना कि पति पत्नी को एक दूसरे की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। बच्चों की भी दूसरे बच्चों और भाई भाई से, बहन बहन के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। ये पहले मन में फिर रिश्तों में खटास पैदा करती है, दूरियां बढ़ती हैं। तो हमने पति पत्नी की बात कर ली और हमारे एक साथी ने ये भी बताया कि बच्चों की भी बात तुलना ना करें। भाई, हर बच्चे में अलग अलग योग्यता होती है। कोई पढ़ाई में अव्वल है, कोई खेल में है, कोई पेंटिंग करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है। तो हर चीज में अपनी अपनी खूबियां, अपनी अपनी खासियत है, इसमें तुलना कैसी।
पर माँ बाप जो होते हैं ना, माता पिता, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में अव्वल है तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारा बच्चा खेल में क्यों पीछे है, या फिर अगर वो गाना गा रहा है, बहुत अच्छा नृत्य कला में प्रवीण है, तो कहते कि भाई पढ़ाई में पीछे है हमारा बच्चा, तो पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर क्षेत्र में अव्वल हो। उसकी भी कुछ क्षमताएं हैं, उसकी भी कुछ योग्यताएं हैं, उस हिसाब से उन्हें ढालने की कोशिश करें, ना कि बच्चों को बार बार जब हम कहते हैं कि भाई तुम पढ़ाई में पीछे हो या फला चीज में पीछे हो, तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चों का आत्मविश्वास में बहुत कमी आ जाती है, और फिर वो ना तो कला के क्षेत्र में आगे पढ़ पाता है, ना फिर पढ़ाई के क्षेत्र में। तो हमारी एक कोशिश हो कि उनका आत्मविश्वास कभी भी ढहने ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो शुरुआत के दिन होते हैं यही बच्चों की नींव होते हैं, और अगर इसी में हमने कुछ ऐसा सुराख कर दिया, तुलना का सुराख, तो फिर वो नींव जो है भैया बहुत कमजोर हो जाएगी। अब एक संदेश है कि कभी कभी छोटी सी बात पे प्यार भरे रिश्ते बिखर जाते हैं। बेटे का, बेटी का, बहू का, बीवी का और पति का हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है। कभी ऐसे भी होता है वो कितना अच्छा पति है, अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, या वो उनकी बहू कितनी अच्छी है, आते ही सारा घर संभाल लिया, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, वो उनका बेटा कितना संस्कारी है, माँ बाप की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसी बातों से असर तो किसी पर होता नहीं, सिर्फ रिश्तों में खटास ही आती है, जो है उस पे ही संतोष करना और उसी में सुखी रहना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुलना है ना, ये सचमुच बहुत खराब चीज होती है, जो अच्छे अच्छे रिश्तों को एकदम से खराब कर देती है। वैसे हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि किसी से किसी चीज की कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। किसी के आचार व्यवहार प्यार की तुलना करके हम उसे बड़ा या छोटा कर देते हैं, और यही तुलना रिश्तों में दरार पैदा करती है। बहुत बार हर चीज में सक्षम होने के बाद भी हर वह काम नहीं कर पाता है इंसान, और दूसरा उसे कर जाता है। हम उसकी समर्थता तो देखते हैं, पर असमर्थता को नजरअंदाज कर देते हैं और अपना जजमेंट कर बैठते हैं। भाव देखे भोजन नहीं। सही बात है। जो मन के अंदर की भावना है उसको समझना चाहिए। अच्छा, मन की भावना को समझते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे भी ये भी सोचते हैं ना कि भाई जैसे अपनी बात सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उन्हें हर काम बिल्कुल सही तरीके से चाहिए, या वो जो जैसा देखते आ रहे हैं वो लगता है उन्हें कि वही सही है, उसके अलावा जो कुछ है वो सही नहीं है। तो अब शुरू से भाई बेटी साथ रहती आई है, तो बेटी तो ढल चुकी है आपके रंग में, लेकिन बहू तो दूसरे घर से आई है, दूसरे संस्कार लेकर आई है, दूसरे संस्कार, दूसरी आदतें लेकर आई है, दूसरे तरीके लेके आई है। तो अगर वो तरीके सही हैं, किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में उन्हें बदलने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा आप भी समझ जाइए। और होता क्या है कि कहने लगते हैं कि देखो हमारी बिटिया तो है, वो तो बस हर सर्दियों में जो है करीब 6-7 स्वेटर बिन डालती है, एक ही हमारी बहू रानी है, इनको तो बिल्कुल आता ही नहीं बिनना। पर अगर बहू रानी कुछ अच्छी डिशेस बनाती होगी तो वो उसकी एक खूबी है। उसे भले ही स्वेटर बनाना नहीं आता है, पर उसे और कुछ अच्छे काम आते हैं, तो उसकी तारीफ करे, ना कि उसकी तुलना करे कि हमारी बिटिया इतनी अच्छी है, हमारी बिटिया उतनी अच्छी, और बहू देखो ऐसी है। तो यानी फिर क्या है कि एक तो दूसरे घर से आई हुई बिटिया है, किसी के घर की बिटिया है, उसे अपने घर की बिटिया बनाए, ना कि तुलना करके उसके और अपने बीच के दूरियां बढ़ा ले। और अगर भैया ऐसा हो भी कि बेटी के साथ साथ बहू को भी बुनाई आती हो, और मान लीजिए कि बेटी की बुनाई ज्यादा साफ सुथरी और ज्यादा कशीदाकारी वाली, ज्यादा कलाकारी वाली हो, तो भाई ये बिल्कुल ना कहें कि देखो बिटिया कितना अच्छा बनाया, इनका तो जो है कितने फंदे लग रहा गिरी जाएंगे। तो कुछ भी हो, बस तुलना से बचना है बस। भाई कैसा लगेगा? आप तो बिल्कुल कहे जा रहे कि अरे तुम्हारी तो ये बात है, तुम तो पढ़ने में भी कैसे हो, कितना देखो फलाने को देखो, उस तुम्हारे बगल वाला वो जो लड़का है उसके तो कितने अच्छे नंबर आए हैं, और तुम नहीं कुछ करते। तुम्हारी मम्मी बता रही थी, जैसे बहुत से पड़ोसी लोग भी ये करने लगते हैं। हाँ। मम्मी तुम्हारी बता रही थी पढ़ने में ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है, और देखो पड़ोस वाला वो देखो चिंटू वो तो कितना पढ़ता है। तो बस अब कैसा लगेगा अगर उस बीच में वो
कह दे, जिससे कहा जा रहा है कि अरे आपसे अच्छी तो वो चाची हैं, जो प्यार से तो बात करती है, प्यार से बात करती हैं, या कितना अच्छा खाना बनाती हैं, कभी कभी खिलाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके यहाँ तो हमने वो खाया था तो बहुत बुरा लगा था। और ऐसे में फिर वही बोलेंगे कि भाई ये देखो कितना जुबान लड़ाता है, जुबान। सही बात है। तो ये सोचिए कि सामने वाले को कैसा लग रहा है जब आप उसकी कमियां ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, बिल्कुल चिमटी से पकड़ पकड़ के एक एक कमी निकाल निकाल के उसके सामने कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई आपकी कमियां निकाल के आपको दिखाने लगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल खुद को उसकी जगह पर रखकर देखिए, तो फिर महसूस होगा कि नहीं, तुलना करना कितना गलत है और इससे कितने रिश्ते खराब हो सकते हैं। और एक बात और है सोनाली कि कुछ लोग सिर्फ काम की ही तुलना करके रह जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रूप रंग की, आकृति की, लंबाई चौड़ाई की, इन सब बातों की भी तुलना करने लगते हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो ईश्वरीय देन है, और ईश्वरीय देन को कि उसका रंग साफ है या उसका रंग साफ नहीं है, या वो ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा सुंदर नहीं है, या वो लंबा है, वो छोटा है, ये इस तरह की बातें हमेशा दूसरों को कमतर होने का एहसास देती हैं। और इन तरह की बातों से हमेशा ऐसा ही होता है कि एक तो सामने वाले के मन में आता है कि इस इंसान से तो भैया दूर ही रहो, ये जहाँ खड़ी है वहाँ आसपास नजर मत आना, नहीं तो अभी ये कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे और सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। घबराहटें होने लगती कि अरे भाई फलानी मौसी वहां पर बैठी हुई है, बस दूर रहिए भाई। नहीं तो मैंने कुछ अच्छा कुछ पहना, उस पर भी इनका शुरू हो जाएगा कि अरे देखो क्या कपड़े पहने हैं, देखो सामने वाली जो बैठी हुई है उन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे कपड़े देखो, रंग कैसा है उसका, वो शुरू हो जाएंगी। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपसी रिश्तों में दूसरों को अपने से निम्न स्तर का समझने की प्रवृत्ति आम बात है। इसका कारण है आर्थिक और सामाजिक दोनों होते हैं। किसी के पास ज्यादा धन संपत्ति है तो किसी का समाज में ऊंचा रुतबा है। ऐसा नहीं कि वे उनसे अपने किसी रिश्तेदार का थोड़ा भला कर दे, बल्कि उस रिश्तेदार को उसकी कमी का एहसास कराने में ही आनंद उठाते हैं। इस बात से कितना भी नजदीकी रिश्ता हो उसमें खटास आ जाती है। रिश्तों में खटास पड़ने से ना तो रिश्ता जोड़ते बनता है ना तोड़ते बनता है, बस ढोना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है कि जब इस तरह की बातें हो जाती हैं जिनको आप कहीं पर भी आप स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो मतलब ये है कि भाई है, अगर कहना है, नमस्ते करना है या जो बोलना है वो बोल के काम की बातें करने के बाद फिर वो प्यार भरी गर्माहट नहीं रह जाती है, बची नहीं रह जाती है। यानी जैसे इन्होंने कहा कि रिश्ता बस ढोना है, तो बस रिश्ता निभाना है। और एक बात और है सोनाली कि इसकी वजह सिर्फ यही नहीं होती कि मतलब आप कहीं किसी स्तर में ऊंचे हैं इसलिए आप तुलना कर रहे हैं। कई बार जो खुद कमतर एहसास से गुजरते हैं, जिनको खुद को हीन भावना होती है, वो कई बार दूसरों को भी उसी तरह की पंक्ति में लाके खड़ा कर देते हैं। वो अगर ध्यान से देखा जाए तो वो अकेले में खुद के अंदर भी मतलब एकदम आत्मविश्वास से भरे नहीं होते कि कहीं खड़े हो गए और उन्होंने जो भी पहना है, जो भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी पहना है, जैसे भी खड़े हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सकुचे सिमटाए से रहते हैं हमेशा और हर बात पर झुके रहते हैं, और जहां मौका मिलता है वहां दूसरों की कमी निकालने लगते हैं। तो कई बार ये खुद की हीन भावना के कारण भी हो जाता है, यानी वो नकारात्मकता से लबरेज रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी नकारात्मकता से तो परहेज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे एक साथी ने लिखा है ना कि छोटे बच्चे, बहू बेटियों का आत्मविश्वास कम होता है, तुलना से खो जाता है। तो ये तुलना करने वाले को सोचना चाहिए कि हम किसी के आत्मविश्वास पर चोट क्यों करें, है ना? ये तो बहुत सोचनीय बात है। हाँ। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे प्रतीक तो एक ही भावना है जो हमारे दिलों में हमेशा विविध भारती के लिए मीठा से पैदा हो रहेगी, कभी खटास नहीं आएगी। और हर उद्घोषक के लिए दिलों में मिठास रहेगी, प्रेम और प्रेम की भावना रहेगी हर उद्घोषक के लिए। तो भाई इन्होंने तो विविध भारती का नाम ले लिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विविध भारती, इनका बहुत शुक्रिया कि ये सभी हमें इतना प्यार करते हैं। तो प्यार से हम लोग को कितना अच्छा लगता है और कितना कुछ करने का मन करता है, कितना कुछ अच्छा और नया करने का मन करता है। ये जो रिश्ते की गर्माहट है ये बहुत खूबसूरत एहसास दिलवाती है ना। बिल्कुल। तो इस एहसास को बनाए रखिए रिश्तों में भी, और
परिवार में भी। हाँ। मतलब हम सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम ये नहीं करेंगे कि हम किसी के अगर किसी रिश्तेदारी में गए हैं तो वहां पर किसी की तुलना नहीं करेंगे, या किसी पार्टी में गए हैं, किसी परिचित मित्र के यहाँ गए हैं तो वहां पर हम नहीं इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन परिवार में जरूर वो लोग करते हैं, जैसे कि अगर छोटा बेटा जो है वो ज्यादा कमा रहा है, बड़ा बेटा उतना नहीं कमा रहा है, तो उसकी तुलना करने लगना, बोलने लगना। बात है। शुरुआत है किसी के भी करियर की शुरुआत कई बार ऐसी होती है कि वो तमाम तरह के संघर्षों से भरी आगे की रह गुजर होती है। आप नहीं जान सकते कि कब क्या होने वाला है, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने जैसे नौकरी लगते ही, 2 बच्चों की नौकरी लगते ही ये तुलना शुरू कर दी कि इनको तो इतना मिल रहा है, इनको इतना मिल रहा है, तो वो उसका मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि देखिए वो अच्छा कमा रहा है, उसकी शादी भी हो गई है, और देखिए तुम तो कमा भी नहीं रहे, तो आगे कैसे होगा तुम्हारा। तो ये बातें बहुत दिल को दुखी कर जाती है ना। और जब भी हम दुखी होते हैं ना तो हम कुछ गुनगुनाते हैं, ना सोने से सोनाली हमेशा ये होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, साथ ही कब्जियत हो जाती है। और वात पित्त कफ जब बढ़ता है तो फिर ऐसे में शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और कहते हैं कि ये त्रिफला जो है वो एक आयुर्वेदिक रासायनिक फॉर्मूला है जिसमें 3 फलों को सुखाकर बीज निकालकर उस निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और ये बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए। इसमें 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला होता है। ये तीनों औषधियां सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। त्रिफला आंतरिक अंगों को देखभाल और शरीर की सफाई करने का काम भी बखूबी करता है। देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये चूर्ण वात कफ पित्त नाशक भी है, और खाने के बाद एक नियम बनाकर लिया जाए तो पाचन क्रिया सही रहती है। कुछ गरिष्ठ खा लेने पर अगर डकार आ रही है तो ये चूर्ण फायदेमंद है। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं, त्रिफला चूर्ण एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें आंवला, बहेड़ा और हरितिक यानी हरड़ से तैयार किया है। त्रिफला नाम का अर्थ ही 3 फल है। आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण को मुख्य रूप से रसायन गुणों के लिए जाना जाता है क्योंकि ये मिश्रण शरीर को शक्ति प्रदान करने और स्वस्थ बनाए रखने में बहुत असरकारी है। ये बीमारियों से बचाव करता है, चर्म रोग, नेत्र रोग और पाचन संबंधी रोगों में मदद करता है। तो भाई त्रिफला के तो बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे एक साथी ने लिखा है कि आयुर्वेद में से अमृत चूर्ण कहा जाता है और पेट, आंखों, बालों सभी के लिए फायदेमंद है, पर बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है क्योंकि इससे बहुत सारी तकलीफें भी हो सकती हैं, और जब भी लें तो चिकित्सक से पूछ के लें, है ना। ये तो हम हर बारी राजुल जी अपने श्रोताओं को, सखियों को बताते हैं कि हम जब भी किसी चीज की जानकारी देते हैं तो अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करें कि आपको ये सूट होगा या नहीं होगा, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी चीज की भी किसी को एलर्जी हो सकती है। वैसे त्रिफला रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। और इसके अलावा इसके चूर्ण को साफ पानी में भिगो दे और इसे छान कर, यानी कपड़े से अच्छे से छान लीजिए, और इस जो पानी होगा वो उसे आंखें धोने से आंखों की जो तकलीफ है उससे छुटकारा मिल सकता है। जैसे आंखें लाल हो गई है या फिर कुछ जलन हो रही है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो भी तकलीफ होती है, तो इसके पानी से आंखों पे छींटा मारे तो उससे तकलीफ दूर होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं मंजन की तरह, अगर आप इसका इस्तेमाल करें। और त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाकर शहद के साथ सेवन करने से मोटापा भी दूर हो जाता है। और अगर टॉन्सिल से आप परेशान हैं तो गुनगुने पानी में त्रिफला चूर्ण डालकर उसके गरारे भी कर सकते हैं। साथ ही मधुमेह के मरीजों के लिए भी त्रिफला चूर्ण का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। और देखो हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये चर्म रोग, नेत्र रोग और पाचन संबंधी रोगों में मदद करता है। लेकिन भाई जो अगर थोड़ी बहुत पेट में गड़बड़ है और उस वक्त आपने ये त्रिफला चूर्ण लिया है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बाकायदा दवा की तरह ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले लें। तो भाई सोनाली, ये जो दोस्ती का रिश्ता है, कहते हैं दुनिया में हर रिश्ता हमें बना बनाए, बहुत सारे रिश्ते हैं जो बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। तो ये एक ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होती अगर हम सोच समझकर इस दौलत को जोड़ते हैं।
और ये भेदभाव से परे होती है ये दौलत। बिल्कुल। एक सच्चा मित्र हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। ये भी कहा जाता है कि लोग अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही दोस्तों का चुनाव करते हैं और सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ सुख में नहीं दुख में भी दोस्ती निभाता है। बिल्कुल। तो जब दोस्ती की बात चलती है तो संत रहीमदास जी का दोहा याद आ जाता है कि कहे रहीम संपत्ति सगे बनन बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जो संपत्ति के समय, जो अच्छे दिनों के समय में होते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन विपत्ति की मुश्किल वक्त में जो साथ देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। तो भाई जब दोस्ती की इस परिभाषा को देखते हैं तो ऐसे तमाम दोस्त याद आते हैं और कहते हैं ना सोनाली की बचपन की जो दोस्ती होती है वो सबसे भोली भाली, सबसे मासूम, सबसे खूबसूरत और सभी भेदभावों से परे, इस तरह के कपट विचार से भी परे कि ये अच्छा है ये खराब है, वो उस बात से परे होती है और वो दोस्ती ही सच्ची होती है। तो जो बचपन के दोस्त होते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। बिल्कुल नहीं, और हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल। जब दोस्त रूठ जाए तो उसे कितनी खूबसूरती के साथ मना सकते हैं, और जब एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं ना दोस्त, तो उस वक्त कभी कभी किसी कारणवश कुछ गलतफहमियां भी हो जाती है, पर जैसे ही मैंने कहा कि दोस्त रूठ गया तो उसे गाना गाकर भी मना सकते हैं। वैसे ना हमारे जो साथी हैं वो लिख रहे हैं कि जो इसके पहले हमने फिल्म दोस्ती का गाना सुनाया था तो कहा ये गाना विविध भारती परिवार को समर्पित है हमारी तरफ से। ऐसी खूबसूरत दोस्ती को हमारा सलाम है, श्रोताओं के साथ जो है विविध भारती की दोस्ती उसको सलाम है। और एक और साथी लिखते हैं कि कृष्ण और सुदामा बचपन के ही दोस्त थे, किंतु सुदामा ने कपट से ही कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे। लेकिन देखो ना, कृष्ण का उदार हृदय वो जानते थे, श्री कृष्ण ने तब भी सुदामा को माफ कर दिया, और जब वो आए तो उनको कैसे गले लगाया, बहुत प्यार से गले लगाया, उनके चरण धोए और दिल की पूरी जो है अपने दिल से लगा लिया, गले से लगाकर पूरी बात, बचपन की बातें उन्हें याद आ गई थी। तो अभी आज भी जब कोई बचपन का मित्र मिल जाता है तो जो बातें होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं, क्योंकि दोस्ती शब्द ही एक ऐसा है शब्द है कि अलग ही तरह की खूबसूरती छिपी होती है इसमें। कुछ लोग इस मामले में बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके अपने विचारों से मिलते जुलते दोस्त मिल जाते हैं, और कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते लेकिन वो बना लेते हैं दोस्त, है ना। और हमारे एक दोस्त, हमारे एक साथी भी जुड़ चुके हैं और वे लिखते हैं कि मैं पहली बार सखी सहेली में कमेंट लिख रहा हूँ, गलती पर क्षमा। मैं बहुत दिन से सखी सहेली सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। और उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ के गांव का नाम भी लिखा है। तो आपका विविध भारती परिवार में स्वागत है। क्षमा मानने की कोई जरूरत नहीं है, दोस्ती में तो सब कुछ माफ होता है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई क्षमा की नहीं बल्कि खुले दिल से अपने विचार व्यक्त करने की जरूरत है हमारे पेज पर। और जैसा कि हम कह रहे थे ना कि दोस्ती का सफर बड़ा ही रोमांचक और खुशनुमा होता है। पहले मुलाकात, फिर विचारों का आदान प्रदान, फिर आना जाना, मिलना, उठना बैठना, और फिर इतना पक्का जब ये दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है तो कई बार ऐसा भी होता है ना सोनाली कि हम साथ साथ ना हो, दो अलग अलग शहरों में हो, तीन दोस्त हों, तीन अलग अलग शहरों में बसे हों, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी होती है कि एक बार फोन पर ही बातचीत, चाहे वो हेलो करते हैं और दूसरे की आवाज की थरथराहट या उसकी आवाज का डर या उसकी आवाज की कपकपी महसूस हो जाती है दोस्तों को, आंखों से पानी झरने लगते हैं। बिल्कुल, खुशी के तो दोस्त ऐसा ही भावुक कर देने वाला एहसास है। सोनाली, एक दूसरे के दिल में ही रहते हैं दोस्त, सचमुच। और बचपन के दोस्तों की जब यादों के हम टटोले तो उन यादों की पोटली को खोलते हैं, उसकी भीनी भीनी दोस्ती की खुशबू से हमारा तन मन कितना महकने लगता है। और यही हाल तब होता है जब हमारा बचपन का दोस्त हमें मिल जाता है और बहुत समय बाद मिलता है। तो दोस्त को देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं और बस बचपन में की गई नटखट शरारतें याद आने लगती हैं और फिर दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं। सच्ची दोस्ती को ताउम्र सहेज कर रखा जाना चाहिए, रखा जाता है। और सच्चे दोस्त हमेशा हर कदम पर हमारे साथ होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि चाहे कोई इंसान ऐसा आ जाए जो कि आपकी जिंदगी में दियों जैसा प्रकाश
कर दे या खुशबू लेकर आए तमाम तरह की, लेकिन जो दोस्ती का जज्बा है वो सब तमाम रिश्तों से अलग होता है। सबसे अलग हो, सबसे परे हो, सब भेदभाव से परे हो और बिल्कुल दिल के करीब हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बिल्कुल दोस्त अगर विविध भारती जैसा हो तो सब दुख छूमंतर हो जाएंगे। क्या बात है। अरे भाई, यही तो बातें हैं जो कि हमें और आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। और देखो ना सोनाली, बातें करते करते हम वहां पहुंचे हैं जब कार्यक्रम से हमें इजाजत लेने का वक्त आ गया है। तो आप सभी को राजुल और सोनाली पाठक का नमस्कार।